हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने स्टेप पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था। आज वैसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। जैसे कि स्टेप पोटेंशियल में था, स्टेप बनाना था पोटेंशियल से, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, ये एक टॉपिक आता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर और एक आएगा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। तो टॉपिक के नाम से ध्यान से करना, और जब टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी वो वाला तो आपको वो भी चीज़ मैं बताऊंगी कि कैसे क्या होगा। तो ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर मतलब अपने को एक रेक्टेंगल बनाना है, किससे, पोटेंशियल से। जैसे स्टेप पोटेंशियल में हमने क्या बनाया था, स्टेप बनाया था किससे, पोटेंशियल से। यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल था, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी नोट था। वैसे यहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना है, एक आयत बनाना है, किससे, स्टेप इस पोटेंशियल से। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाना है तो अपने बनाते हैं, कैसे बनेगा। पीछे काफी सारे टॉपिक हमने किए हुए हैं। तो रेक्टेंगुलर तो हमें तो पता है ऐसा ही रेक्टेंगल होगा, है ना। ये रेक्टेंगल है, तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया। अब ये एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कुछ x इज इक्वल्स टू a है और यहाँ पे कोई पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इधर वाली टर्म क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन a, और यहाँ वाली हो जाएगी x इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि ये 0 के पास है। और मान लिया यहाँ पे कोई v इज इक्वल टू v0, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब देखो पोटेंशियल, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, यानी हमें क्या बनाना था, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। तो मुझे आयत बनाने के लिए क्या करना है, मैंने ऐसी एक एक्स एक्सिस ली, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे क्या करना है, आयत बनाना है। वहां पे क्या करना है, कोई पोटेंशियल लगाना है कि मेरे को आयत बन जाए। तो वो चीज मैंने की है, देखो कैसे की है, इसकी जरूरत ही। देखो अब मैं पोटेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ तो आपको समझ आएगा कि पोटेंशियल किस तरीके से अप्लाई किया है कि ये रेक्टेंगल बन जाए। तो अब देखो मैंने क्या माना कि x, ये कोई रीजन फर्स्ट है जैसा वहां पे कर रही थी, ये कोई रीजन सेकंड है और ये कोई रीजन थर्ड है। ठीक है, यहाँ पे वेव फंक्शन psi1, यहाँ पे वेव फंक्शन psi2, यहाँ पे वेव फंक्शन psi3। जितने भी टॉपिक करेंगे, जितने पार्ट्स बनेंगे उस टॉपिक में हम उतनी ही psi1 psi2 psi3 ले लेंगे और उतने ही रीजन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा क्या, x इज इक्वल टू 0 एक्सिस है। ठीक है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 है, इसके इधर वाली डायरेक्शन में x इज लेस देन 0 है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे x इज इक्वल्स टू है और बाकी की डायरेक्शन में, बाकी की जगह x इज ग्रेटर देन है, यही बनेगा। अब देखो मैं पोटेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ और फिर आपको बताऊंगी मैंने पोटेंशियल कैसे अप्लाई किया। तो देखो मैंने पोटेंशियल कैसे अप्लाई किया, मैंने पोटेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ, v इज इक्वल्स टू, जैसे वहां पे लिखी थी v की वैल्यू 2 आ रही है। एक बार तो यहाँ पे इस रीजन में कोई पोटेंशियल है नहीं है, कोई पोटेंशियल फर्स्ट रीजन में 0 यानी कि 0, फिर पोटेंशियल क्या आ रहा है, v0। उसके बाद थर्ड रीजन में कोई पोटेंशियल है नहीं है यानी 0। तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 कब है, एक तो है x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 पे, दूसरा 0 इज लेस देन x इज लेस देन a पे, और तीसरी है x इज ग्रेटर देन a पे। अब देखो कैसे ये मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने क्या बताया कि सिर्फ x इज, ये वाला v0 क्या शो कर रहा है, ये चीज की जो पोटेंशियल बैरियर है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी जगह पे मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है। कहाँ पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, सिर्फ इतनी सी जगह पे। या अगर इसको और क्लियरिटी से देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे। कहाँ पे, जहाँ पर x इज 0 से कुछ बड़ी हो, यानी मैं +0 लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी होगी, वहां से लेके x इज इक्वल टू a तक, a से कम तक की वैल्यू में सिर्फ इस रीजन में मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल अप्लाई किया। और जब इन लाइंस को मैंने मिलाया तो मुझे एक रेक्टेंगल बन गया। जो मेरे टॉपिक में करना था, मुझे क्या बनाना था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। तो रेक्टेंगल कैसे बना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x इज लेस देन a रीजन में और x इज ग्रेटर देन 0 रीजन, x इज लेस देन a की जगह x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा
वहाँ पे मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया और पोटेंशियल की वैल्यू v इज इक्वल टू v0 रही और x इज लेस देन a, जहाँ पर a से कम x की वैल्यू वहाँ तक मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया और x इज इक्वल टू 0 a पे पोटेंशियल फिर से 0 हो जाता है और थर्ड रीजन में पोटेंशियल कैसा रहता है, 0 रहता है। तो पोटेंशियल कैसा अप्लाई किया एक बार फिर से अपने देखते हैं, क्योंकि यही इस टॉपिक का मेन बेसिक है। देखो पोटेंशियल कैसे अप्लाई किया एक बार और अपने देखते हैं कि मैंने पोटेंशियल कैसे अप्लाई किया। x इज इक्वल टू 0 पे भी पोटेंशियल 0, x इज लेस देन 0 पे भी पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 तो ये मैंने 0 लिख दिया। थर्ड केस क्या बना, रीजन थर्ड पे बात करते हैं। x इज इक्वल टू a और इक्वल एंड ग्रेटर देन a पे पोटेंशियल कैसा है, 0, तो मैंने लिख दिया। और पोटेंशियल अप्लाई कहाँ किया है, वहां पर जहाँ पे x की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी हो और a से कम हो, उतनी रीजन के अंदर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया। कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, v0। तो रेक्टेंगल कैसे बना ये आपको समझ आ गया होगा। और फिर वही केसेस चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये लाइन बेशक ना मिलाओ, और अगर आप मिला भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बना पोटेंशियल अप्लाई करके, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a रीजन के अंदर मैंने पोटेंशियल अप्लाई करके रेक्टेंगल बनाया। तो ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर बना और हमारे पास जो पोटेंशियल इक्वेशन है वो ये बनी। पोटेंशियल इक्वेशन आप हर एक टॉपिक में करोगे और थ्योरी भी लिखोगे कि x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 तक पोटेंशियल 0 था। फिर जब x की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी और a से छोटी हुई, वहां पे पोटेंशियल v0 अप्लाई किया। x इज इक्वल टू a पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आई, 0 आई। अगर x इज इक्वल टू a पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 और x इज ग्रेटर देन a, यानी थर्ड रीजन में भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल इक्वेशन बनी ऐसी। अब सेम दो केस, यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टिकल होगा जैसा हमने स्टेप पोटेंशियल में किया था। देखो थ्योरी हर एक टॉपिक की एक जैसी ही आएगी, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं इनके अंदर। जो काम हम पहले स्टेप पोटेंशियल में कर चुके हैं सेम वैसा ही काम हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे भी क्या माना है, एक पार्टिकल, डी ब्रोगली ने क्या बोला, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, तो मतलब एक मूविंग पार्टिकल है। ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है। फिर से दो केस आएगी, अगर इस मूविंग पार्टिकल की एनर्जी v0 से ज्यादा, दूसरा केस बनेगा v0 से लेस देन। जैसा हमने स्टेप पोटेंशियल में किया था सेम यहाँ पे करना है। तो एक है एनर्जी इज ग्रेटर देन v0, तो एक आएगी क्लासिकल फिजिक्स, मैं इसको सीपी लिख रही, और एक आएगी क्वांटम फिजिक्स जिसको मैं क्यूपी लिख रही, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रही है, एनर्जी ग्रेटर देन v0, यानी बेसिक ओपिनियन लगाओ, एनर्जी अगर पार्टिकल की एनर्जी v0 से बड़ी है तो क्लासिकल मैकेनिक्स से मतलब कॉन्सेप्चुअल है जो ये बोलेगी कि पार्टिकल की एनर्जी अगर v0 से ज्यादा है तो पार्टिकल क्या करेगा, पक्का इस बैरियर को क्रॉस करके थर्ड रीजन में पहुंच जाएगा। जहाँ पे फाइनल कंडीशन हमें देखनी होती है हम उसी रीजन में पहुंचने की बात करेंगे, हम सेकंड रीजन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या माना क्लासिकल फिजिक्स ने कि पार्टिकल की एनर्जी अगर v0 से ज्यादा है, ये बैरियर जो है ये इसको रोकेगा, अगर इससे ज्यादा है तो पार्टिकल पक्का थर्ड रीजन में पहुंचेगा, यानी कि पार्टिकल क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे पारगमन। पार्टिकल क्या करेगा, पारगमित होगा। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स वाली वही बात कि पारगमन होगा तो ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि परावर्तन भी हो सकता है। ये लाइन आपको लिखनी ही होगी, जैसे हमने वहां पे प्रूफ किया था कि परावर्तन कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। फिर दूसरा केस, एनर्जी इज लेस देन v0, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहेगी, जब एनर्जी लेस देन है तो कभी भी थर्ड रीजन में नहीं पहुंचेगा। तो एनर्जी इज लेस देन v0 मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परावर्तन, थर्ड रीजन में नहीं पहुंचना यानी कि परावर्तन। और क्वांटम मैकेनिक्स जैसा स्टेप पोटेंशियल में बोल रही थी कि थर्ड रीजन में होने की प्रायिकता है, प्रायिकता हो सकती है। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स के ये पॉइंट की एनर्जी इज लेस देन v0 में पार्टिकल क्या हो, थर्ड रीजन में पहुंच सकता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं टनल इफेक्ट, कि वो एक टनल को पार कर रहा है। ये टनल ही बन रही है ना, ये सुरंग जैसा ही बना है, तो वो क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको बोलेंगे टनल इफेक्ट, और उसको हिंदी में बोलते हैं सुरंगन प्रभाव। एक बार फिर से देखते हैं क्या चीज बोली मैंने। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि टनल इफेक्ट कहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि एक टनल सुरंग जैसी बन रही है, ये सुरंग ही बन रही है ना, जिसके अंदर से पार्टिकल इस सुरंग को
क्रॉस करके थर्ड रीजन में पहुंचेगा। इसको बोलते हैं टनल इफेक्ट। तो वापस से देखते हैं मैंने क्या किया, एक बार और जल्दी से इसका देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पोटेंशियल अप्लाई किया। तो x इज इक्वल एंड लेस देन 0 के केस में पोटेंशियल कैसा है 0, जिसको मैंने नाम दिया फर्स्ट रीजन, और इसमें वेव फंक्शन क्या है psi1। और फिर हम थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। थर्ड रीजन में भी क्या है, वेव फंक्शन क्या है psi3 और पोटेंशियल कैसा है 0, v इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे भी v इज इक्वल्स टू 0 और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू केस में 0। और पोटेंशियल अप्लाई कैसे किया है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a के रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू अचानक 0 से बढ़कर v0 हो जाती है, जिसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी पोटेंशियल की ये बनी। फिर हमारे पास दो केसेस बनते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला मूविंग पार्टिकल होगा तभी वेव फंक्शन आएगा। तो मूविंग पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल ले लिया। मैंने कहा कि पार्टिकल क्या है, क्लासिकल फिजिक्स तो बोलती है अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो थर्ड रीजन में पक्का पहुंचेगा। हम हमेशा फाइनल रीजन की बात करते हैं जहाँ पर कोई बैरियर नहीं दिया हुआ, तो थर्ड रीजन में पक्का पहुंच जाएगा। और क्वांटम फिजिक्स क्या बोलेगी कि परावर्तन भी हो सकता है पार्टिकल आए और किसी भी वॉल से टकराए इस पोटेंशियल बैरियर के कारण और वापस के किसी मतलब थर्ड रीजन में ना पहुंचे, वो किसी तरीके से वापस उसी रीजन में रह जाए, उसको परावर्तन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है ये भी हम प्रूफ करेंगे। और बाकी का केस आया दूसरा कि एनर्जी इज लेस देन v0 के केस में परावर्तन होगा। कौन कहती है, क्लासिकल फिजिक्स। क्यों कहती है, अगर एनर्जी लेस देन है तो पक्का किसी रीजन से टकराएगा, किसी वॉल से बैरियर से टकरा के वापस उसी रीजन में रह जाएगा। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई। क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या बोला कि उसके थर्ड रीजन में होने की प्रायिकता हो सकती है। इस इफेक्ट को ही बोलते हैं टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि एक टनल जैसी सुरंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई जिसको पार करके पार्टिकल थर्ड रीजन में पहुंचेगा। तो ये थ्योरी आपको आनी चाहिए और आपको यही लिखनी पड़ेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा हो सकती है बोलेगी, वो कभी नहीं बोलेगी कि होगा। और क्लासिकल फिजिक्स हमेशा बोलेगी कि पारगमित होगा और यहाँ पे बोलेगी परावर्तन होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलेगी, परावर्तन भी हो सकता है और थर्ड रीजन में होने की प्रायिकता भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, ना कि एग्जैक्ट या एक्यूरेट या एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ या पोजीशन ऑफ किस एनी पार्टिकल कैन नॉट बी डिफाइंड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब केस करते हैं जैसे वहां पे किया था। केस है फर्स्ट, जैसे वहां पे हमने दो केस किए थे। केस फर्स्ट में क्या है, एनर्जी इज ग्रेटर देन v0। सिमिलरली मुझे श्रोडिंगर की इक्वेशन लगानी है फॉर श्रोडिंगर की इक्वेशन एक बार और लिख देती हूँ, उसके बाद आपको वैसे अभी तक याद हो चुका होगा। डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ फॉर फर्स्ट रीजन, प्रथम क्षेत्र में फर्स्ट रीजन में मुझे एक चीज पता है कि वेव फंक्शन कैसा होगा psi1 और पोटेंशियल कैसा है 0। दोनों सिंपल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। जैसा मैंने स्टेप पोटेंशियल में किया था सेम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। डी स्क्वायर psi1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e minus 0 because potential in first reason is 0 and wave function psi is psi1। and why we get the wave function, because moving particle is associated with wave या moving particle is guided or enclosed by a wave, that's why we are taking a wave function psi1 is equals to 0। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी। डी स्क्वायर psi1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर psi1 is equals to 0 and we know that कि हम इसको हमेशा k स्क्वायर लेट करते हैं, तो लेट k स्क्वायर is equals to 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर। ये मैं हर जगह पे इसको k स्क्वायर ही लेट करूंगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर psi1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi1 is equals to 0। सो सॉल्यूशन जो मैंने लास्ट टॉपिक में किया था, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हर टॉपिक में ये चीज तो चलेगी। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, psi1 is equals to a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे लो 2। psi1 का सॉल्यूशन ये कैसे आया, ये स्टेप पोटेंशियल में भी मैंने ये इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था
और जितनी जगह पे यहाँ पे प्लस बनेगा मैं यही सॉल्यूशन लिखूंगी, और जब यहाँ पे कभी माइनस बन जाएगा, जैसे मैं दो चीजें आपको एक बार बताती हूँ, बेसिक चीज है, टॉपिक्स को करते टाइम आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर मेरे पास डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, या यहाँ पे मैं माइनस अल्फा ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 बने, एक इक्वेशन बने ये साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के सॉल्यूशन आपको पर्टिकुलर याद ही रखने पड़ेंगे, और वैसे आपको सॉल्व करने भी आते हैं। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली जिसके अंदर माइनस साइन इसका सॉल्यूशन बनता है, कोई भी कांस्टेंट ले लो, तो साई की वैल्यू क्या बनेगी, a e की पावर अल्फा x प्लस b e की पावर माइनस अल्फा x, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, साई इज इक्वल्स टू a। मैंने एक बार सेम कांस्टेंट ले लिया, आप अलग अलग भी ले सकते हो, मैं तो एक बार एग्जांपल से बता रही हूँ, आयोटा बीटा x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा बीटा x। तो एक चीज नोट करने वाली है कि जब साइन माइनस का आता है तो मैं e की पावर में आयोटा नहीं लेती हूँ, आयोटा नहीं लेती हूँ, और जब प्लस आता है तो मैं क्या लूंगी, आयोटा लूंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये दो सॉल्यूशन आप इक्वेशंस को याद कर लो, कॉपी में अपनी नोटबुक में स्लाइड पे लिख लो कि जब इक्वेशन बनेगी ऐसे तो सॉल्यूशन आएगा ऐसे, और जब बनेगी ऐसे तो सॉल्यूशन आएगा ऐसा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और यहाँ पे मेरे पास प्लस थी, तो जैसा मैंने कहा प्लस तो मैं आयोटा लूंगी, और आयोटा लूंगी तो मैंने आयोटा ले लिया, ठीक है। मैं इस चीज को एक बार अब कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब फॉर थर्ड रीजन मैं एक बार इजी रीजंस में जा रही हूँ, जहाँ पे मेरे पास क्या है, पोटेंशियल जीरो है, तो मैं थर्ड रीजन की बात कर लेती हूँ। थर्ड रीजन में मुझे पता है मेरे पास पोटेंशियल जीरो और वेव फंक्शन कैसा आता है, साई 3, तो वेव फंक्शन साई 3 एंड पोटेंशियल जीरो फॉर थर्ड रीजन। By using equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज करूंगी, तो मुझे पता है डी स्क्वायर वेव फंक्शन इज साई 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस 0, क्योंकि पोटेंशियल फिर से 0, साई 3 इज इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर साई 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने फिर से क्या ऐड करना है, k, तो डी स्क्वायर साई 3 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 3 इज इक्वल्स टू 0। सो साई 3 का वैल्यू क्या बनेगी, सो सॉल्यूशन क्या बनेगा, साई 3 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। अब देखो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में क्या कोई बैरियर है हमारे पास, यहाँ पे कोई बैरियर पोटेंशियल ही नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं लगाया, तो बैरियर भी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कहाँ से होना देख रहे हैं, हम बैरियर से देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। मैं जब पोटेंशियल में भी ये चीज बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी ये चीज बता रही हूँ। तो थर्ड रीजन में कोई बैरियर नहीं है, थर्ड रीजन में कोई बैरियर नहीं है। अगर बैरियर नहीं है तो मतलब, मैं एक बार शॉर्ट में लिख रही हूँ, बैरियर नहीं है तो मतलब रिफ्लेक्शन 0। अगर रिफ्लेक्शन 0 तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। सो सॉल्यूशन ऑफ साई 3 विल बी सी ई की पावर आयोटा के एक्स। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 3। तो इसको वापस से देखते हैं हम, मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला कि थर्ड रीजन में कोई बैरियर नहीं है, तो कोई भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक बार इस तरह देखते हैं अपने, देखो ये मैं फर्स्ट और सेकंड छोड़ रही हूँ, ये मेरे पास आ गया थर्ड रीजन, ठीक है। पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, अब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, उसके लिए वेव फंक्शन हो गया साई 3। यहाँ पे पहुंचने के बाद पार्टिकल के पास कोई बैरियर ही नहीं है, तो वो वेव्स क्या है, इजीली ट्रेवल करती रहेंगी, ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा। कोई बैरियर ही नहीं है तो किसी से टकराएगा क्या, टकराएगा नहीं, तो किसी तरीके का ना तो हम ट्रांसमिशन देख रहे हैं ना हम रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। तो मतलब बैरियर की एब्सेंस में रिफ्लेक्शन कैसा है, 0। अगर रिफ्लेक्शन 0 तो डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने स्टेप पोटेंशियल में भी ये चीज की थी, यहाँ पे भी ये चीज करनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक को इसीलिए मैं बोलती हूँ, सबके तरीके बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज अलग आएंगी कॉन्स्टेंट्स की। तो अब मैं बात करती हूँ फॉर सेकेंड रीजन।
पता है सेकंड रीजन में वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, साइड टू वेव फंक्शन हो जाएगा साइड टू, और एक पोटेंशियल v0 हमारे पास आ जाएगा। केस कौन सा कर रहे हैं, एनर्जी इज ग्रेटर देन v0। जब एनर्जी इज ग्रेटर देन v0 तो हम वैसे ही चलाते हैं, जब एनर्जी इज लेस देन होती है तो जैसा मैंने स्टेप पोटेंशियल के सेकंड केस में किया था यहाँ पे भी सेम वैसा करूंगी। तो सेकंड केस में एनर्जी इज ग्रेटर देन v0 तो मैंने क्या ले लिया, d स्क्वायर साइड टू अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v की जगह क्या आ जाएगा v0, जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया इनटू साइड टू इज इक्वल्स टू 0। अब आया कुछ अलग चीज, अब इसको मैं क्या कर लेती हूँ, कोई कांस्टेंट लेट कर लेती हूँ जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा। तो मैंने लेट किया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m अपॉन h कट स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या है e माइनस v0। अगर ये तो मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगी d स्क्वायर साइड टू अपॉन dx स्क्वायर प्लस का साइन है प्लस अल्फा स्क्वायर साइड टू इज इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन विल बी, क्या सॉल्यूशन बनेंगे, देखो मैंने क्या बताया प्लस है तो मैं किसकी फॉर्म में लूंगी, आयोटा की फॉर्म में, साइड टू इज इक्वल्स टू, मैंने कोई नए कांस्टेंट ऐड कर लिए क्योंकि ABCD 4 थे वो मैं यूज कर चुकी हूँ जो हम लास्ट टॉपिक्स में यूज कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नया ऐड कर लेती हूँ f और g। तो f की वैल्यू है e की पावर आयोटा अल्फा x, वहां पे k होता तो मैं k लिखती थी, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है इसलिए मैंने अल्फा x लिखा प्लस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा x। इसको दे लो समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट 0 नहीं होगा क्योंकि बैरियर अभी भी प्रेजेंट है, सेकंड रीजन में हमने पोटेंशियल v0 अप्लाई कर रखा है। अब हमारा दूसरा काम बनता है, हमें क्या करना होता है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बाउंड्री कंडीशंस लगाकर। तो देखो अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। क्यों बाउंड्री कंडीशंस लगा रही हूँ, क्योंकि उसका एक रीजन हमें क्या चाहिए, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगेगी, मुझे पता है मेरे पास ये रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर है ना, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू v0 है और इधर 0 है इधर 0 है। मेरे पास कितने बैरियर बने, 2 बने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है psi1, यहाँ पे क्या है psi2, यहाँ पे क्या है psi3। देखो ये समझने का तरीका है। तो देखो पहली जो बैरियर आ रही है या जो पहली बाउंड्री बन रही है वो ये है ना, ये पहली बाउंड्री किन दो वेव फंक्शंस के लिए, psi1 और psi2 के लिए। और फिर मेरे पास आती है दूसरी बाउंड्री, मेरे पास दूसरी बाउंड्री कहाँ पे आ रही है, ये वाली, और यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है psi2 और psi3। तो इन वेव फंक्शन के लिए देखो पहली बाउंड्री किस पे आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे, दूसरी बाउंड्री किस पे, x इज इक्वल टू a पे। तो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशंस लगेगी psi1 और psi2 के लिए x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे। और एक्चुअल में ऐसे ही बाउंड्री कंडीशंस हर टॉपिक में अप्लाई होती हैं, जहाँ पे बाउंड्री बनती है और जो जो वेव फंक्शन वहाँ पे होते हैं हम उस हिसाब से क्या करते हैं, कंडीशंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू a 0 यूज करूंगी psi1 और psi2 के लिए, क्योंकि फर्स्ट बाउंड्री बनी यहाँ पे, वो किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पर, उस टाइम कौन से दो वेव फंक्शन आपस में इंटरेक्टेड है, psi1 और psi2। दूसरी बाउंड्री कहाँ बनी, x इज इक्वल टू a पे, तो यहाँ पे कौन से दो वेव फंक्शन इन्वॉल्व है, psi2 और psi3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे। तो बाउंड्री कंडीशंस मैं ऐसी क्यों अप्लाई करूंगी, उसका रीजन मैंने आपको इस डायग्राम से बताया। तो ये याद रखने वाली चीजें होती है, रट्टे मारने वाली नहीं होती कि बाउंड्री कंडीशंस यही अप्लाई होगी। तो ये क्यों अप्लाई हुई, क्योंकि पहली बाउंड्री यहाँ पे बनी, दूसरी यहाँ पे बनी। यहाँ पे psi1 psi2 दो वेव फंक्शंस थे, यहाँ पे psi2 psi3 तीन दो वेव फंक्शन थे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे बाउंड्री बनी, यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे बाउंड्री बनी। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, मेरे को बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, psi1 at x is equal to 0 is equals to psi2 at x is equals to 0 पे होगा। देखो जैसा मैंने पीछे डायग्राम में आपको समझाया है वही यहाँ पे मैं यूज करूंगी। तो मुझे पता है psi1 at x is equal to 0 पे psi1 की वैल्यू क्या है, ये a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx, और psi2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, psi2 की ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता है e की पावर 0 बने चाहे माइनस 0 बने, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो मैं ये लिखूंगी नहीं बार बार, ठीक है। स्टेप्स को छोटा करने की ट्राई करना, इन टॉपिक्स में जितने कम स्टेप आप लिख सको, जितना ज्यादा सॉल्व कर करके आप लिख सको उतना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी है। चाहे ये चारों पांचों में से जो मर्जी टॉपिक आ जाए एग्जाम में, आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर एक एक स्टेप लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा पेपर में। तो जरूरी स्टेप्स लिखो, और इतने ऐसे स्टेप भी लिखते होते हैं अपने जरूरी, तो जो अपने को समझ आ जाते हैं, है ना।
तो साई 1 की वैल्यू क्या आएगी, a e की पावर 0 इज 1, तो मैं नहीं लिख रही, प्लस b e की पावर 0 इज 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो सेम f e की पावर 0 इज 1 g e की पावर 0 1 होती है, यानी f प्लस g बना। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 5, जो मेरे पास नहीं है। अब मेरे को दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो मैं वहाँ पे क्या करी थी, d psi 1 अपॉन dx at x is equals to 0 is equals to d psi 2 upon dx at x is equal to 0। जब मैंने स्टेप पोटेंशियल करवाया था, मैंने आपको कहा था आगे आने वाले हर टॉपिक में बाउंड्री कंडीशंस इन्हीं दो तरीके से अप्लाई करोगे, और वही दो तरीके मैं यूज कर रही हूँ, कोई तरीका नया नहीं आएगा इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगी, मुझे पता, मैं साई 1 भी यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। साई 1 इज इक्वल्स टू a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx, ठीक है। अब मेरे को जब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना आता है e की पावर आयोटा kx में आयोटा के आगे a e की पावर आयोटा kx माइनस, क्योंकि ये माइनस आयोटा के है, b e की पावर माइनस आयोटा kx, ठीक है। तो ये इसका क्या बनेगा, अवकलन बनेगा। तो वही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी, सेम e की पावर 0 इज 1 e की पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाने पर आयोटा के a माइनस आयोटा के b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करूंगी तो आयोटा अल्फा आ जाएंगे दोनों जगह पे, तो यहाँ पे बनेगा आयोटा अल्फा f माइनस आयोटा अल्फा g। मुझे पता है यहाँ पे आयोटा k कॉमन आ रहा है, a माइनस b इज इक्वल्स टू आयोटा अल्फा इधर से कॉमन आ रहा है f माइनस g, आयोटा टू आयोटा कैंसिल, के ए माइनस बी, या के को हम उधर भेज देते हैं। अगर मैं इस के को उधर भेजूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए माइनस बी अल्फा अपॉन के एफ माइनस जी। इक्वेशन नंबर कितनी बनी, 6। अब जैसा कि हम ए और बी एफ जी इन सब की वैल्यूज निकालनी है, तो हम वही चीज करेंगे, जितना हमने लास्ट टॉपिक में किया था वैसा ही काम यहाँ पे करेंगे। मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को सॉल्व जोड़ दूं तो 6 और 5 को अगर जोड़ूंगी तो मेरे पास कुछ 2a की फॉर्म में आएगा, क्योंकि b टू b तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ, तो इक्वेशन 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 किया, हाँ ये 5 प्लस 6 किया, तो इक्वेशन बनेगी 2a, क्योंकि प्लस b माइनस b कैंसिल इज इक्वल्स टू f प्लस g था प्लस अल्फा अपॉन के f माइनस g बना, यही चीज बनी। इसको ले लो समीकरण 7। अब मैं एक और चीज कर सकती हूँ, इक्वेशन 5 माइनस 6 कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास वहाँ ऐसा करने पे मेरे पास कुछ 2b बन जाएगा। मुझे 2b बनाना है तो 5 माइनस 6 करूंगी, a टू a कैंसिल हो जाएगा उस केस में। 2b इज इक्वल्स टू f प्लस g माइनस 5 में से 6 कर रहे हैं तो ये अल्फा वाला माइनस में आएगा, f माइनस g। समीकरण नंबर 8। मुझे पता है मैं जब रिफ्लेक्शन निकालती हूँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू r होती है, वो क्या होती है, परावर्तित धारा घनत्व की तीव्रता आपतित धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात होता है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मॉड्यूलस ऑफ b ओवर में a स्क्वायर लूंगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, b अपॉन a स्टार इंटू b अपॉन a के इक्वल होती है। तो मुझे पता है मुझे b अपॉन a की टॉपिक में आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, b अपॉन a यहीं पे एक बार करके रख लेते हैं अपने, ठीक है। तो जब मेरे को क्यों मैंने किया, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए और b अपॉन a की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। सो इक्वेशन नंबर किसको डिवाइड लगाना पड़ेगा, 8 डिवाइडेड बाय 7, ये डिवाइड है। अगर 8 7 से डिवाइड करूं तो 2 से 2 दोनों में कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, f प्लस g माइनस अल्फा अपॉन के f माइनस g अपॉन में f प्लस g प्लस अल्फा अपॉन के f प्लस g। ये मैंने एडवांस में काम करके रखे क्योंकि मुझे पता है मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 9। एक जगह की बाउंड्री कंडीशन से मैं जितनी चीजें सॉल्व कर सकती थी मैंने सारी सॉल्व कर ली। अब मैं एक बार और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो मुझे पता है मेरी दूसरी बाउंड्री कहाँ पे बन रही थी, x इज इक्वल्स टू a पे। तो देखो एक बाउंड्री कंडीशन से जितना काम मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगी। नाउ अगेन अप्लाइंग
बाउंड्री कंडीशन। जब मैं वापस बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई कर रही हूँ, मुझे पता है वो साइड 2 एट x इज इक्वल्स टू a एंड साइड 3 एट x इज इक्वल्स टू a पे अप्लाई होगी। साइड 2 और साइड 3 की वैल्यू मुझे पता है तो मैं रखती हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे रखूंगी a तो e की पावर आयोटा अल्फा a बन जाएगा, यहाँ पे रखूंगी तो e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a बनेगा। यही बनेगा f e की पावर आयोटा अल्फा इंटू a प्लस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा अपॉन a बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रही हूँ साइड 2 की इक्वेशन क्या होती है, f e की पावर आयोटा अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा x। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू a पुट कर रहा था, x इज इक्वल टू a करूंगी तो इन्हीं दो में चेंजेस आएंगे, इनकी कोई वैल्यूज तो आएंगी नहीं, इसलिए मैंने एज इट इज वैसा लिख दिया। और मुझे पता है मेरे पास साइड 3 क्या है, c e की पावर आयोटा k x है, तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, c e की पावर आयोटा k a। अब इसके अलावा कुछ सॉल्व कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। और फिर हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए इसका। इसको मैं समीकरण दे देती हूँ 10। अब मुझे पता है एक और बाउंड्री कंडीशन बनती है, वो कैसे बनती है, d साइड 2, यहाँ पे आप ऐसे एरो लगा देना, जहाँ पे भी आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो ना, स्टेप नया लेके जाओ तो ये लिखने का तरीका होता है कि सबको पता चले कि यहाँ से आप नई चीज शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, d साइड 2 अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी ये साइड स्क्वायर थोड़ी आएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन है। अब x इज इक्वल टू a पे इज इक्वल्स टू d साइड 3 अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू a पे। तो मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, आयोटा के आगे आ जाएगा आयोटा अल्फा f e की पावर आयोटा अल्फा a कर दूंगा इसकी जगह, प्लस नहीं सॉरी माइनस हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको करने आता है और इतनी सिंपल लाइन की अगर डिफरेंशिएशन हम एक बार लिखेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस आयोटा अल्फा g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a इज इक्वल्स टू आयोटा के c e की पावर आयोटा के a। तो इसको बना लो समीकरण नंबर 11। तो देखो हमने इतना सोल्व किया, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई और मैंने क्या बनाया, दो इक्वेशंस बना ली। अब भी मुझे पता है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो सकते हैं, तो मैंने यही चीज कर दी, जितना स्टेप मैं कर सकती हूँ। आयोटा अल्फा कॉमन आया, f e की पावर आयोटा अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a इज इक्वल्स टू आयोटा के c e की पावर आयोटा के a। आयोटा टू आयोटा कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, अल्फा f e की पावर आयोटा अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a इज इक्वल्स टू के c e की पावर आयोटा के a। इसको दे लो समीकरण नंबर 11, इसको इरेज कर लो क्योंकि इसको अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे अपने, ठीक है। तो क्या किया हमने, अभी तक सिर्फ और सिर्फ दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगाई। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, दोनों समीकरणों को मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों को डिवाइड लगा दूँ, 10 डिवाइडेड बाय 11 करूँ। अगर मैंने 10 और 11 को डिवाइड किया तो आप देखो क्या चीज, समीकरण 10 और 11 का मैं डिवाइड कर रही हूँ। और क्यों करूंगी डिवाइड, तो आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। जब स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। समीकरण 10 ये है और 11 ये है, यानी कि f e की पावर आयोटा अल्फा a प्लस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a अपॉन अल्फा f e की पावर आयोटा अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a इज इक्वल्स टू c e की पावर आयोटा के a अपॉन k इंटू सी ई की पावर आयोटा के a। c e की पावर आयोटा के a, c e की पावर आयोटा a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, f e की पावर आयोटा अल्फा a प्लस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a अपॉन f, ये वाला अल्फा मैं उधर भेज दूँ, f e की पावर आयोटा अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a इज इक्वल्स टू अल्फा, ये वाला जो था मैंने उधर भेज दिया,
देखो मैंने डिवाइड क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास एक अल्फा अपॉन के की वैल्यू आई, और अगर समीकरण 9 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो जगह पे अल्फा अपॉन के बनते हैं, तो अब मेरे को अल्फा अपॉन के की वैल्यू रखनी थी, क्योंकि मेरे पास अभी भी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्लियर नहीं हुई। जब इस अल्फा अपॉन के की वैल्यू समीकरण 9 में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। सो द वैल्यू ऑफ जी मिलेगी, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू आती है f e की पावर 2 आयोटा के ए इंटू में अल्फा माइनस के अपॉन अल्फा प्लस के। देखो अगर आपको ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। स्टेप पोटेंशियल तो बहुत इजी था, इसलिए मैंने सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करवाई है, और ये टॉपिक इतने बड़े हैं कि आपकी जब पेपर में करोगे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और इतने अगर स्टेप्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर कोई मतलब वाली बात ही नहीं बनती। इतना बड़ा टॉपिक करेंगे तो हमारा पेपर छूटने का भी टेंशन है। तो मैं तो ये बोलूँगी आप वैल्यूज को याद रखो डायरेक्ट, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो इस अल्फा अपॉन के की जो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एफ और जी की टर्म में एक इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पे भी एफ और जी की टर्म में इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज आएगी। तो ये काम आपके लिए बहुत बड़ा है, तो अगर आप ना करो तो बेटर है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस अल्फा अपॉन के की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे और सोल्व करोगे तो जी की वैल्यू ये आएगी। तो मेरे हिसाब से आप जी की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, और जब इस जी की वैल्यू, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लो, लास्ट इक्वेशन 11 दी थी, इसको मैं दे लेती हूँ 12, इसको दे लेती हूँ 13। अब ये जो 13 नंबर समीकरण है इसकी वैल्यू आप फिर से जब बी में पुट करोगे तो बी अपॉन ए की एक वैल्यू आ जाएगी। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 13 और कौन सी, समीकरण 9, देखो जी की वैल्यू जो आई थी उसको वैल्यू मैं अगर इस समीकरण नंबर 9 में रखती हूँ तो उससे बी अपॉन ए की एक रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट ये होगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। और सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करने में सी अपॉन ए की भी एक वैल्यू आएगी जिसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ना आपकी बुक में इनके सॉल्यूशंस दिए ना कोई कुछ, और अगर आप करना चाहो तो आप वैल्यूज को रखते जाना, आपके पास रिजल्ट बनेंगे, पक्का रिजल्ट बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये रिजल्ट सॉल्व करने नहीं चाहिए, डायरेक्ट याद करने चाहिए। आप सोचोगे कि याद करने मुश्किल है, लेकिन जब आप इसी टॉपिक को 2 बार करोगे ना तो आपको अपने आप याद रह जाएंगे ये रिजल्ट। तो रिजल्ट याद करना ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है, बजाय कि आप रिजल्ट सोल्व करोगे तो वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होगे। तो ये जी की वैल्यू आएगी, और सिमिलरली इस वैल्यू को जब यहाँ पे रखोगे तो बी अपॉन ए की वैल्यू आएगी, यहाँ से सी अपॉन ए की इसी तरीके से वैल्यू आएगी। बुक में भी ऐसे ही किया हुआ है कि आपको सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं, और अगर आप सोल्व करना चाहो तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैथ्स को सोल्व करना अच्छे से आता है, क्योंकि आप बीएससी नॉन मेडिकल से कर रहे हो तो आप वैल्यूज रखोगे, आपको रिजल्ट याद मतलब अपने आप सॉल्यूशंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।